इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, इसका नेचर और स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस, दैट इज पार्ट 1 जो इसका है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक है, उन्हें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपको एक तो फैक्ट्स इन इशू दे रखा है, एक फैक्ट्स दे रखा है। फैक्ट्स किसे कह सकते हैं, फैक्ट्स इन इशू किसे कह सकते हैं? देखिए एग्जाम्स के प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है जुडिशरी का, उसमें एविडेंस एक्ट में से पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं डायरेक्टली शब्दशः वर्ड टू वर्ड उठ के क्वेश्चन आता है। तो जो इस बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उन इलस्ट्रेशन को आप जरूर से पढ़ना। एज इट इज इलस्ट्रेशन उठ के आ जाता है और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कौन से सेक्शन की बात हो रही है। तो फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड भी कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उन्हें भी आप पढ़ना। और बाकी केस लॉज तो हमने डिस्कस किए थे। एविडेंस के बारे में ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 59, 60 में इसका डिटेल पढ़ेंगे, 61 और 62 में डिटेल पढ़ेंगे। देन प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, एंड दैट वन मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब हम इसके चैप्टर नंबर 2 से कंटिन्यू कर रहे हैं आज। जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे या इररेलेवेंट? रेलेवेंसी का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो भी चीज यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, समवेयर रिलेटेड है टू द केस, तो कहेंगे रेलेवेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के घर में चोरी की। ए उस दिन उस जगह पे जहां पे बी का घर है देखा गया था। बाद में जब उसके मोबाइल की लोकेशन चेक की, वो मोबाइल की लोकेशन भी उसको बी के घर के आसपास ही बता रहा था। वहां से घर में से निकल के भागते हुए किसी ने देखा था, बी के घर से निकलते हुए भागते हुए देखा था उसको किसी ने, और ए के घर में चोरी का सामान पाया गया। क्या ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है, इररेलेवेंट? ऑब्वियसली ऑल आर रेलेवेंट टू प्रूव द फैक्ट दैट इज ए ने बी के घर पे चोरी की। लेकिन मैं ये कहूं, ए ने बी के घर पे चोरी की, ये चल रहा है, और इसके कंसर्न में बात उठती है ए के 2 बच्चे हैं और ए मैरिड है। दीज टू फैक्ट्स आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। भाई ए के बच्चे हैं या नहीं है, उसके वाइफ है या नहीं है, इसका चोरी से क्या लेना देना? तो ये बात आती है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, कौन से फैक्ट्स इररेलेवेंट होंगे, उनसे रिलेट करता है चैप्टर नंबर 2। और सेक्शन 5 बहुत अच्छी बात कहता है, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स इन इशू एंड द रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली। ओनली यहाँ लिखा नहीं है, मैं जोड़ रहा हूँ। यानी कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 ये कहता है, किसी भी ट्रायल में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एविडेंस यानी कि साक्ष्य सिर्फ उस चीज का दिया जाएगा जो या तो विवादक तथ्य है, फैक्ट्स इन इशू है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स है, सुसंगत तथ्य है। आई रिपीट, सेक्शन 5 सिर्फ इतना कहता है कि किसी भी न्यायालय में, किसी भी ट्रायल में, किसी भी प्रोसीडिंग में एविडेंस सिर्फ 2 ही चीजों का दिया जाएगा, या तो फैक्ट्स इन इशू का या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स का। किसी और चीज का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट अपना समय बचाना चाहती है। बाकी चीजों के फैक्ट्स बाकी चीजों का एविडेंस लेना उसको की जरूरत नहीं है। तो एविडेंस किन चीजों का दिया जाएगा? या तो जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनके लिए एविडेंस दिया जाएगा, या फिर जो फैक्ट्स इन इशू हैं, विवादक तथ्य हैं, उनके लिए एविडेंस दिया जाएगा। बाकी किसी चीज के लिए एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। देखते हैं क्या लिखा है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी यहाँ लिखी है, और उसके बाद एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी के बीच में डिस्टिंक्शन मैंने प्रोवाइड किया है। लेट्स सी। Evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue. Evidence दिया जा सकेगा किसी भी प्रोसीडिंग या
सूट में किसी तथ्य के एग्जिस्टेंस होने या नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होने का, लेकिन सिर्फ every fact in issue and of such other facts as one hereinafter declared to be relevant and of no other। तो किसी भी तथ्य के होने या ना होने का एविडेंस सिर्फ उन्हीं तथ्यों का दिया जा सकेगा जो कि या तो विवादक तथ्य हैं या फिर सुसंगत तथ्य हैं। फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स एंड नो अदर, किसी और का नहीं दिया जा सकेगा। अगर किसी और का दिया जाएगा तो उसको इनएडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा, इररिलेवेंट कंसिडर किया जाएगा। तो देखते हैं ये एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी में क्या डिफरेंस है। दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या वाकई में एक जैसे हैं? कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें जो रेलेवेंट होती हैं फिर भी इनएडमिसिबल होती हैं, एडमिसिबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से डील करता है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में क्या आता है, किसी भी हस्बैंड को वाइफ के अगेंस्ट में और वाइफ को हस्बैंड के अगेंस्ट में गवाही टेस्टिमनी उसकी नहीं एक्सेप्टेबल होगी, चाहे वो रेलेवेंट हो। तो अब देखिए, ए ने मर्डर किया और अपनी वाइफ को घर जाके उसने बताया कि मैंने मर्डर कर दिया है। अब ये जो ए की वाइफ है ये कोर्ट में जाके अगर इस बात की गवाही देती है तो ये रेलेवेंट तो है, क्योंकि वो साफ साफ बता रही है कि मेरे हस्बैंड ने मर्डर किया और मुझे आके बताया। लेकिन ये फैक्ट कोर्ट में इनएडमिसिबल होगा, एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 120 से सेक्शन 122 जो है वो इसको सेफगार्ड करेंगे। स्पाउस के टेस्टिमनी कोर्ट में इनएडमिसिबल होती है, उसे मानी नहीं जाती है, चाहे वो कितनी भी रिलेवेंट हो। ठीक है, तो देखते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। बाकी एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी से रिलेटेड अगर आपको लिखने के लिए आता है एग्जाम में तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एडमिसिबिलिटी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक्स बट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। एडमिसिबिलिटी लॉजिक्स पे बेस्ड नहीं है क्या क्या चीज लेनी है या नहीं लेनी, इट इज अ रूल ऑफ लॉ। लॉ में लिखा है कि एडमिसिबल मीन्स एडमिसिबल, लॉ में लिखा है इनएडमिसिबल तो इनएडमिसिबल, उसमें हमें अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। रेलेवेंसी, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, सिचुएशन को देख के हम अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे कि क्या ये सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है। लेकिन एडमिसिबिलिटी वो लॉ पे बेस्ड है, लॉ में लिख दिया है सेक्शन 122 में कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एडमिसिबल, तो कितना भी रिलेवेंट हो इनएडमिसिबल ही रहेगा। सेकेंडली, it is provided for admissibility के लिए, it is provided from section 56 onwards। section 56 onwards admissibility से related sections deal करते हैं, और relevancy से related sections section 5 से लेकर 55 तक डील करते हैं। जो कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 से लेकर 4 तक एक पार्ट हो गया, 5 से 55 दूसरा पार्ट है, और 56 से 150 और 155 समथिंग वो हमारा तीसरा पार्ट आता है। तो जो 56 ऑनवर्ड सेक्शंस हैं वो तो एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड है, और 5 से 55 तक जो सेक्शंस हैं वो रेलेवेंसी से रिलेटेड है। थर्डली, एडमिसिबिलिटी के लिए, इट इज अ मेथड बाय विच रेलेवेंट फैक्ट इज प्रूव्ड। एडमिसिबिलिटी वो है जिसके थ्रू रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है, वो तरीका है। रेलेवेंसी के लिए देखिए थर्ड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। कौन सी चीज रेलेवेंट है या इररिलेवेंट ये डिपेंड करेगा ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये किसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेलेवेंट टू द केस और नॉट। बल्कि एडमिसिबिलिटी क्या है, एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी दिस इज अ मेथड जो कि किसी भी फैक्ट के रेलेवेंसी को प्रूव करता है कि क्या ये रेलेवेंट होगा या इररिलेवेंट। तो ये डिस्टिंक्शन था बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें मैं और यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और बाकी फिर हम सेक्शन 5 को ही आज केवल लेंगे, सेक्शन 6 से कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेक्शन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से है जिसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। काफी सारे केस लॉज भी उसके लेंगे सेक्शन 6 के, तो उसे हम कर लेंगे डिटेल में अच्छी तरह से।
सेक्शन 5 से रिलेटेड जो भी चीजें लिखी हुई है उसको मैं अभी कवर कर देता हूँ. Is the relevancy of fact a question of law or a question of fact? अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा? Relevancy of fact is a question of law. It is not a question of fact, it is a question of law. Secondly, what is the stage for raising objection for the relevancy of fact? कोई भी fact relevant है या irrelevant, ये केस के किस स्टेज पे रेज किया जा सकता है ये क्वेश्चन? At the time of institution of the suit, at the time of framing of charges, at the time of making the facts in issue, at the time of presenting the witnesses, at the time of arguments. कौन से स्टेज पे? तो आंसर है at any stage of the suit. कोई फैक्ट रेलेवेंट है इररेलेवेंट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सूट के किसी भी स्टेज पे उठाया जा सकता है. एक केस था राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट 1850 का ये केस है. और इसमें ये हेल्ड हुआ था दैट इज दो both admissibility and relevancy are used in the Indian Evidence Act, both are different and not synonyms to each other. दोनों इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज किए गए हैं शब्द. एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी दोनों शब्द इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज किए गए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं. सिनोनिम दैट इज एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, मैंने अभी अभी आपको बताया था 122 का प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आर, क्या हुआ इसमें ये हेल्ड हुआ था कि एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी दोनों इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखे हैं, उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं हैं. सेक्शन 122 में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात की है और वो रेलेवेंट तो है. अगर हस्बैंड ने मर्डर किया है और वाइफ इस बात की टेस्टिमनी दे रही है कि मेरे हस्बैंड ने मर्डर किया है, मेरे सामने किया है या मुझे आके बताया है, तो ऑब्वियसली दिस इज रिलेवेंट टू द केस, बट इट इज इनएडमिसिबल क्योंकि सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से ये हिट होता है. 122 में लिखा हुआ है स्पाउस की टेस्टिमनी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा, तो वो इनएडमिसिबल हो गया. अब वो कितना भी रिलेवेंट है लेकिन वो कोर्ट उसको एडमिट नहीं कर सकती, किसी भी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती कोर्ट. अनदर थिंग, पुलिस कस्टडी में लिया गया बयान, पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन, वो इनएडमिसिबल है. कितना भी ट्रू हो, कितना भी फेयर हो, लेकिन वो इनएडमिसिबल है, कोर्ट उसको एडमिट करेगी नहीं. और भी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां पे उन फैक्ट्स को इनएडमिसिबल लॉ ने कह रखा है. जब लॉ ने इनएडमिसिबल कह दिया तो जज को उसमें सोचने की जरूरत नहीं, जज को तो एज पर द रूल ऑफ लॉ इस चीज को लेना पड़ेगा. तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 122 to 129 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो सारे ऐसी चीजें हैं जो कि रिलेवेंट तो हैं लेकिन इनएडमिसिबल. ये था हमारा सेक्शन नंबर 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियरिटी मिला होगा बहुत सारे डाउट से रिलेटेड. और भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप दोबारा से कल की क्लास में पूछ सकते हैं. कल हम सेक्शन 6 से कंटिन्यू रखेंगे.